Good morning all my dear students. I am Vijendra Jain. Welcome you in my class and today I am here with this last video of chapter number 6 Combustion and Flames of Standard 8th. In very first video of this chapter we have seen about the combustion. We have seen the types of combustion. We have seen the combustible substance, non-combustible substance, conditions necessary for combustion. इसके बाद हमने देखा था ignition temperature देखा था. देन आफ्टर टाइप्स ऑफ कंबस्टन में हमने देखा था रैपिड कंबस्टन एंड एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस कंजप्शंस. इसके बाद हमने देखा था फायर फाइटिंग. फायर फाइटिंग में हमने डिफरेंट टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे थे. देन आफ्टर हमने फ्लेम के बारे में देखा था. फ्लेम के बारे में हमने कैंडल की फ्लेम को फिगराइज किया था यहाँ पर, और उसके अलग अलग जो जोन थे, मिडल जोन, इनर जोन और आउटर जोन, ब्लू जोन, ये सारी चीजें हमने उसमें देखी थी. एंड टुडे आवर टॉपिक इज फ्यूल. अब कंबस्टन का चैप्टर है तो ऑब्वियसली कंबस्टन क्यों होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूल. अब ये फ्यूल क्या है, तो फ्यूल जिसकी वजह से कंबस्टन होता है. फ्यूल ऐसा सब्सटेंस है, सी डेफिनेशन क्या है, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस which on burning produce a large amount of heat. The most important part that is a large amount of heat and light. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि a combustible substance which, यानी फ्यूल जो है वो एक combustible substance है. फ्यूल क्या है, that is a combustible substance. A combustible substance which on burning, जो जलाने पर, which on burning, a combustible substance which on burning produces a large amount of heat and light is called a fuel. Some commonly fuels are LPG. Simply we have seen LPG है, पेट्रोल है, डीजल है और केरोसिन है. These are the some common fuels जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में, हम हमारी एवरीडे की लाइफ में इन फ्यूल्स को देखते हैं. हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाते हैं, घर पर मम्मी सिलेंडर, यानी सिलेंडर में जो गैस होती है दैट इज एलपीजी. वी हैव सीन द सीएनजी स्टेशंस, डीजल, पेट्रोल, ट्रक, बसेस, ये सब किससे चल रहे हैं, डीजल और पेट्रोल से चल रहे हैं. केरोसिन, द स्टव, जो स्टव्स होते हैं हमारे घर में जो बहुत पहले यूज होते थे, अभी तो खैर नहीं होते, तो केरोसिन भी एक कॉमन फ्यूल है जो विलेजेस एरिया में अभी भी यूज होता है. तो व्हाट अबाउट द फ्यूल, तो फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. सबसे पहली बात क्या होगी, फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग, जो जलने पर, विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस व्हाट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड अ फ्यूल. कॉमनली फ्यूल्स कौन कौन से हैं, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन. अब फ्यूल्स के भी टाइप्स होते हैं. देखो फ्यूल जो है वो तीनों फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा और गैसियस फॉर्म में भी मिलेगा. तो सबसे पहले हम सॉलिड फ्यूल की बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करें, सॉलिड फ्यूल की बात करें. तो अबाउट द सॉलिड फ्यूल, तो द फ्यूल विच ऑकर्स इन लिक्विड फॉर्म, फ्यूल विच ऑकर्स इन सॉलिड फॉर्म, फ्यूल जो है जो सॉलिड फॉर्म में होगा, क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में. फ्यूल्स विच ऑकर इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड फॉर्म में हो. सॉलिड फॉर्म यानी जैसे वुड है वो भी फ्यूल है. टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल. द फ्यूल्स विच ऑकर इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल. इसके एग्जांपल्स क्या है, कॉल, वुड, कोक एंड चारकोल. तो अगेन आई एम रिपीटिंग टाइप्स ऑफ फ्यूल वी आर गोइंग टू सी. सबसे पहले सॉलिड फ्यूल है. सॉलिड फ्यूल कौन से हैं, जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं. दे आर coal, wood, coke and charcoal, right? And then after liquid fuel, so the fuel which occur in liquid form, which occur in liquid form at room temperature are called liquid fuels. तो ऐसे फ्यूल जो सॉलिड फॉर्म में थे वो सॉलिड फ्यूल थे, जो लिक्विड फॉर्म में है वो लिक्विड फ्यूल है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, ये सब क्या है, सारे के सारे लिक्विड फ्यूल है. अब गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल कौन से होंगे, तो द फ्यूल विच ऑकर्स इन गैसियस फॉर्म, सी, जो गैसियस फॉर्म में होंगे रूम टेम्परेचर पर, दे आर द गैसियस फ्यूल. द फ्यूल विच ऑकर इन अ गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल. जैसे नेचुरल गैस है, एलपीजी है, बायोगैस है और कोल गैस है. तो अबाउट द फ्यूल, फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस
कि विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। फ्यूल्स के 3 टाइप्स हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मिले वो सॉलिड फ्यूल, जो लिक्विड फॉर्म में मिले वो लिक्विड फ्यूल, और जो गैसियस फॉर्म में मिले वो गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल कौन से हैं? कॉल, वुड, कॉक, चारकोल। लिक्विड फ्यूल कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट। गैसियस फ्यूल कैसे कौन होते हैं? तो नेचुरल गैस, एलपीजी, बायोगैस एंड कोल गैस, राइट। अब इनके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर में इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट। नाउ व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। अब एक अच्छा फ्यूल कैसा होना चाहिए? सिंपली जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो भी हमको मालूम होनी चाहिए। तो व्हाट अबाउट द गुड फ्यूल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो सबसे पहले उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू कैसा होना चाहिए? हाई। कैलोरीफिक वैल्यू अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको मैं उसमें ब्रीफली आपको बताऊंगा। सिंपली अगर मैं आपको बता दूं कि 1 किलो फ्यूल, 1 kg ऑफ फ्यूल जब हम बर्न करते हैं तो उससे हमको कितना एनर्जी मिलता है, कितना हमको हीट एनर्जी मिलता है, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो इट शुड, यानी गुड फ्यूल शुड हैव अ लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी चीप एंड रेडीली अवेलेबल, यानी ये सस्ता भी होना चाहिए और इजीली हमको अवेलेबल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होना चाहिए, चीप होना चाहिए और रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस गैस विच पॉल्यूट द एयर, यानी हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं उसमें से किसी भी प्रकार का पॉल्यूटेंट सब्सटेंसेस नहीं होना चाहिए जो एटमॉस्फेयर को क्या करे, जो एयर को पॉल्यूट करे। देन आफ्टर इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हैजार्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई हैजार्ड प्रोड्यूस ना करे। देन आफ्टर इजी टू स्टोर होना चाहिए, जो फ्यूल है वो स्टोर, मतलब उसको हम स्टोर करके भी इजीली रख सके, ऐसा होना चाहिए। शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, उसका मतलब बहुत जल्दी बर्न हो जाए ऐसा होना चाहिए, लो इग्निशन टेम्परेचर वाला होना चाहिए। और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वो रेसिड्यू मतलब जैसे कि ऐश यानी जलने के बाद जो उसके रेसिड्यू होते हैं वो बहुत कम होने चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल क्या होगा? तो इट शुड हैव अ लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू, चीप होना चाहिए, रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, गैस जो ऐसी गैस ना प्रोड्यूस करे जिससे एटमॉस्फेयर क्या हो, पॉल्यूट हो, शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हैजार्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, इजीली स्टोर हो जाए ऐसा होना चाहिए, लो इग्निशन टेम्परेचर वाला होना चाहिए और वेरी स्मॉल अमाउंट में ऐश प्रोड्यूस करे यानी रेसिड्यू प्रोड्यूस करे ऐसा होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द फ्यूल। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज फ्यूल। द फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? जो बर्न होने पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और क्या प्रोड्यूस करे? लाइट प्रोड्यूस करे। उसके बाद उसके टाइप्स हमने देखे एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल हमने देखा। नाउ ये कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है? जैसा कि अभी हमने बताया कि जो गुड फ्यूल्स होते हैं, जो अच्छे फ्यूल होते हैं, जो नोबल फ्यूल्स होते हैं, उनके जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कैसे होते हैं? हाई होते हैं। तो देखो, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ हीट liberated when 1 kilogram of fuel is completely burn sufficient amount of oxygen, यानी sufficient amount of oxygen में जब हम 1 kg फ्यूल को completely burn करते हैं तो उस समय पर जो हीट लाइबरेट होती है दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कि वुड की बात करूं तो वुड को जब हम 1 किलो वुड की बात करूं यानी लकड़ी, अगर मैं 1 kg वुड को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करता हूं तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू टेबल में आपकी बुक में दिया है दैट इज अबाउट 1700 टू 2200, यानी वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। देन आफ्टर कॉल वो करता है कॉल दैट प्रोड्यूस 25,000 टू 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी उसका जो ऐसा यूनिट है कि किलो जूल पर किलोग्राम, यानी ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसका ऐसा यूनिट क्या है दैट इज जूल पर किलोग्राम। तो ये कुछ आपके बुक में टेबल्स दिए हैं जिसमें सबसे पहले वुड के लिए दिया है कि दैट इज 1700 टू 2200
किलो जूल पर किलोग्राम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी। उसके बाद है कॉल, दैट इज 25,000 टू 33,000। देन आफ्टर कॉक उसका 34,000 दिया हुआ है। देन पेट्रोल दैट इज 45,000, केरोसिन दैट इज 45,000, डीजल दैट इज 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम, राइट। इसके बाद सीएनजी, मीथेन एंड एलपीजी, ये 50,000 टू 55,000। सीएनजी जो है दैट इज 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम है। एंड एलपीजी जो हम घरों में यूज करते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, तो अबाउट 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। एंड देन आफ्टर जो काउडर, उपले जिसके हम बनाते हैं उसका बहुत कम होता है, दैट इज 7,000 किलो जूल पर किलोग्राम। इसके बाद हाइड्रोजन 1,50,000, द मोस्ट पावरफुल फ्यूल हाइड्रोजन 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। अब इसके बाद सी, ये तो हो गई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू यानी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल उतना ही अच्छा होगा, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल, यानी ये जो फ्यूल होता है ये बर्न होने पर, जैसे सिंपली यू ऑल आर अवेयर विद दिस हार्मफुल इफेक्ट। जैसे हम अभी बाहर जाते हैं, बहुत ट्रैफिक होता है, जो स्मोक वगैरह निकलता है व्हीकल से या फैक्ट्री से या जो भी केमिकल निकलता है, तो उससे हमको क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, वो हमको सबको पता है, राइट। तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो इसमें से निकलते हैं, तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, फिर ये जो सारे लिखे हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये सारे सब्सटेंसेस हैं जो स्मोक के साथ फ्यूल के बर्न होने पर, कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं कि जिनके बर्न होने पर ये सारे सब्सटेंसेस बाहर आते हैं। तो जैसे डस्ट है, डस्ट से हमको क्या हार्मफुल इफेक्ट होती है, तो एलर्जिक रिएक्शन होती है डस्ट की वजह से। डस्ट यानी ये जो धूल वगैरह उड़ती है उससे हमको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद स्मोक, व्हाट अबाउट द स्मोक, स्मोक से क्या होता है, तो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, श्वास से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्मोक की वजह से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक बहुत ही हार्मफुल गैस है। जब फ्यूल बर्न होता है और उससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो हमारी ब्रेथ इन में जाती है तो ये हमको डेथ तक भी ले जा सकती है, यानी इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, ब्रैकेट में लिखा है एक्सेस, इसका मतलब अगर ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो देखो इसके तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। इसके बाद टेम्परेचर राइज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये क्या करता है, लंग्स को डैमेज करता है और एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। मोस्ट आईएमपी, दिस इज द मोस्ट आईएमपी के एसिड रेन ऑकर करने वाला सब्सटेंस कौन सा है, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी लंग कंजेशन को प्रोड्यूस करते हैं और स्मॉग प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉग प्रोड्यूस करते हैं विंटर सीजन, आपने देखा होगा रोड साइड होते हैं तो बहुत सारा स्मॉग हो जाता है जिससे विजुअलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल। अब दो इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है। एक है सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कोई गैस है तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल, तो CO2 रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबस्टन कैन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ, ये मैंने देखो जगह कम थी तो परसेंटेज का सिंबल बना दिया है, परसेंटेज ऑफ गैस इन एयर। यानी देखो सबसे पहले तो हम रिलीज कर रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, यानी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड का। सबसे पहले तो हम जो एग्जॉस्ट करते हैं, हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। इसके बाद और भी काफी ऐसी काफी ऐसी बर्निंग फ्यूल्स हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में CO2 का जो अमाउंट है, परसेंटेज है, वो बढ़ता है। अब एन एटमॉस्फेयर विद एक्सेस CO2, जिस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, ट्रैप्स मोर हीट, तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगी। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, ग्रीन, ऑब्वियस की बात है, अगर हीट ज्यादा ट्रैप कर लेगी
तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, रेज होगा, और टेम्परेचर रेज होगा तो फिर नुकसान तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, देखो ये क्या कर रहा है, अर्थ यानी एवरेज टेम्परेचर, हर साल अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा 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 बढ़ रहा है। इन समर सीजन आपने देखा होगा, समर सीजन में जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से जो बर्फीली पहाड़ियां हैं, जो स्नोवी माउंटेन रेंजेस है वो पिघल रही हैं, जो ग्लेशियर रेंजेस है वो क्या कर रही हैं, पिघल रही हैं, जिसकी वजह से अब ऑब्वियस की बात है जब बर्फ पिघलेगा तो वो क्या करेगा, जो रिवर्स होती है वहां से आती हैं उनका लेवल बढ़ाएगा, और उसका लेवल बढ़ाएगा तो उसकी वजह से उसके आसपास के जो भी एरियाज होंगे, उस रिवर के आसपास के जितने भी एरियाज होंगे वो उस वाटर के फ्लो में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर वही फ्लो, वाटर का फ्लो क्या होगा, समुद्र में आएगा यानी ओशियन में आएगा, और वहां पर भी उसकी क्या होगी, जो लेयर है वो वाटर की बढ़ती जाएगी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेज हो रहा है, और जो माउंटेन रेंजेस है कवर्ड विथ स्नो वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, दैट इज CO2। The CO2 released during combustion can result in an increased percentage of gas in air. An atmosphere with excess CO2 traps more heat. This is called the greenhouse effect. ये क्या कर रही है, increase average temperature of earth. अब एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो आपने सुना होगा कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो वाटर में समा रहे हैं। अब ऑब्वियस की बात है कि समुद्र के मतलब जो ओशियन के सीशोर पर होंगे, जो भी समुद्री किनारे पर आइलैंड्स होंगे, अब ऑब्वियस की बात है वाटर का लेवल बढ़ेगा तो वो क्या होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर दैट इज व्हाट, दैट इज एसिड रेन। अब ऑब्वियस की बात है कि जब फ्यूल बर्न्स होते हैं तो उनसे जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो वो क्या करते, मतलब क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड रेन। द रेन वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एसिड रेन। द रेन वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन किसको प्रमोट करती है, कोरोजन ऑफ मेटालिक स्ट्रक्चर। अब एसिड रेन की वजह से आपने सुना होगा बहुत टाइम पहले ताजमहल के आसपास एसिड रेन हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जो शाइनिंग थी वो डल हो गई थी। तो आप देखना ताजमहल के आसपास के जितने भी रेंज एरियाज होंगे वहां पर कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होती है। तो दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट दैट आई एम टेलिंग यू कि एसिड रेन की वजह से क्या होता है, मेटालिक स्ट्रक्चर कोरोडेट होता है, यानी उस पर वो कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाती है। इसके बाद ये एसिड रेन जो है, आप देखो एसिड रेन जनरली हम नॉर्मल वाटर यूज करते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल है वो भी नॉर्मल वाटर में रहते हैं। अब एसिड वाला पानी अगर रेन वाटर के साथ एसिड रेन होगी और उस वाटर में एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा तो एसिड का तो आपको इफेक्ट पता ही है, दैट एसिड अटैक मूवी यू हैव सीन, कि जब किसी पर एसिड डालते हैं तो क्या होता है। तो सेम टू सेम प्रोसेस किसके साथ हो रही है, जो एक्वाटिक एनिमल्स और जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जब ये एसिड रेन का जो वाटर है उसके अंदर डिसॉल्व होता है तो क्या हो रहा है, affects plants and animals in water bodies, leads to loss of soil। अब यही एसिड जब पानी में मिल रही है तो वहां पर जो भी एक्वाटिक एनिमल है, जो भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं, इसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल वाटर में अगर एसिडिक मीडियम बढ़ जाएगा तो फिर वो वहां पर सरवाइव होंगे नहीं। उसी तरह से ये जो एसिड रेन जब जमीन पर गिरती है, जब ये एसिड रेन जमीन पर गिरती है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी लूज कर देती है। So here I end this chapter. Again I revise the topics of today, that is fuel, types of fuel, characteristics of good fuels, and then after we have seen the calorific value of a fuel. इसके बाद मैंने आपको टेबल्स भी बताया कि कौन सा जो बर्निंग सब्सटेंस है, जैसे वुड है, पेट्रोल है, केरोसिन है, नेचुरल गैस है, LPG है, इनके कैलोरीफिक वैल्यूज क्या होते हैं पर किलोग्राम, राइट। Then after harmful effect of burning fuel we have seen, and greenhouse effect and acid rain. So here I end this topic, end this chapter, and I request you कि please अभी this is the pandemic situation of corona, ऐसे में आपको इन्हीं वीडियोस की मदद से अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना है। Always be there with pen
नोटबुक टू राइट डाउन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।